नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हमारी खास पेशकश वैक्सीन संजीवनी है, रामबाण नहीं है। मैं आप सभी का स्वागत है। त्योहारों के मौसम में बाजारों में बढ़ती भीड़ ने एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 26 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 4 दिन बाद एक की मौत हुई है, जबकि 249 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अभी तक जितने भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं उसमें कई चीजें देखने को मिली है। वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं और साथ ही साथ संक्रमण को लेकर के सवाल बना हुआ है, जबकि 11 लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है उनमें संक्रमण काफी बढ़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रायपुर में 28 सक्रिय संक्रमितों में दोनों डोज लगवाने वाले सर्वाधिक 13 लोग हैं। वहीं 4 संक्रमित ऐसे हैं जिन्होंने पहला टीका लगवा लिया है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि तीसरी लहर की आशंका सितंबर से बनी हुई है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वैक्सीन संजीवनी है, रामबाण नहीं है। और इस मुद्दे पर डॉक्टर्स का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन लगातार इसको लेकर के तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ इसको लेकर के बार बार सभी प्रदेश के लोगों को आगाह किया जा रहा है। तो हमारा मकसद डराना नहीं है बल्कि समझाना है, बताना है असल में स्थिति क्या है, वो हमें आप तक पहुंचानी है। और इसीलिए क्योंकि एक्सपर्ट्स बार बार ये कह रहे हैं कि आपको कोरोना के संक्रमण को समझना होगा, आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। बेशक कोरोना संक्रमण के केसेस की संख्या थोड़ी सी कम हुई है, संक्रमण के मामले बेशक थोड़े से कम जरूर हुए हैं पहले के मुकाबले, लेकिन आपको सावधानी जरूर बरतनी है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, जरा सी भी लापरवाही अगर आप बरतते हैं तो वापस से फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बन सकता है। खास करके त्योहारों का समय है और त्योहारों से पहले आपको बहुत हद तक सचेत रहने की जरूरत है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है। और कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि हमने तो सर वैक्सीन लगवा ली, तो अब हम मास्क पहने या नहीं पहने। तो आपको सावधानी पूरी बरतनी है। आपको अगर वैक्सीन लग चुकी है तो यह एक तरीके से आपके लिए बचाव का एक रास्ता है, बचाव के लिए एक उपाय है। लेकिन आपको बचाव के सभी उपायों का आपको इस्तेमाल करना होगा, यानी कि आपको वैक्सीन भी लगवानी है और साथ ही आपको मास्क भी पहनना होगा। आपको सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा और समय समय पर अपने हाथों को साफ भी रखना होगा, यानी कि उनको सैनिटाइज करना होगा या अपने समय समय पर हाथों को आपको धोना भी होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि AY 4.2 नया वेरिएंट जब सामने आया है जिसने विदेशों के अंदर बहुत हद तक तबाही मचाई है, उसके बाद अब संकट यह है कि कहीं भारत में इस नए वेरिएंट की दस्तक होती है तो क्या इसका प्रभाव होता है। चलिए जरा बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस बीच खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं, हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन डॉक्टर अनिमेश चौधरी, हम शुरुआत में आपसे करना चाह रहा हूं, और इससे पहले भी जो कई कार्यक्रम हुए तो उसमें हम लगातार यही बता रहे हैं कि वैक्सीन तो आपको जरूर लगानी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये सवाल होता है कि सर हमने वैक्सीन तो लगवा ली है, तो क्या आप मास्क पहने या ना पहने। तो और ये आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये लगातार ये लंबे समय तक रहने वाली बीमारी बनी हुई है और क्योंकि अभी तक कई साल बीत चुके हैं और ऐसे में आने वाले समय में भी अंदेशा भी ये भी नहीं है कि कब ये कोरोना का खतरा खत्म होगा, तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि हमें मास्क से छुटकारा आखिर कब मिलेगा। सीट बेल्ट लगाने से यदि आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको जान का खतरा कम रहता है, पर सीट बेल्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गाड़ी तेज चला सकते हैं। आप उसी से समझ लीजिए कि सीट बेल्ट लगाए और आपने वैक्सीन लगवाई तो आप एक तरह से सुरक्षित हैं कि आपको सीवियर कोविड नहीं होगा, पर आपको कोविड भी हो सकता है। और इसके अलावा आपको जितनी भी सावधानियां है सबका पालन भी करना है। मतलब जैसे कि तेज गाड़ी नहीं चलाना, फॉर एग्जाम्पल सीट बेल्ट के मामले मैंने बोला, तो वैसे ही आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करना है, जब तक पॉसिबल हो पाए सोशल डिस्टेंसिंग करना है। खासकर जब केस बढ़ने लग जाएं, जैसे ही केस बढ़ते हैं तो आपको इन सब चीजों को ध्यान ज्यादा रखना है। मास्क को लेकर लोगों के प्रति एक प्रिकॉशन फैटिक है। प्रिकॉशन फैटिक ये होता है कि लगातार कोई दिक्कत आपके सामने आ जाए तो धीरे धीरे आप उस दिक्कत से डरना कम कर देते हैं। तो वही चीज हो रहा है लोगों के साथ, प्रिकॉशन फैटिक आ गया है। तो इसमें धीरे धीरे जैसे आप जागरूक कर रहे हैं, लगातार सभी लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिससे हम इन सब सावधानियों का पालन करते रहें। ठीक है, मैं डॉक्टर गर्ग मैं आपसे जरा समझना चाह रहा हूं, क्योंकि
ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है ना, ये बड़ा जरूरी है और इसकी दोनों डोज लगवाना आपको बहुत हद तक जरूरी है। ये आपके लिए संजीवनी का काम करेगा, लेकिन रामबाण इलाज नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवा लें और बिना मास्क आप पूरे शहर के अंदर घूमें, तो ये मुमकिन नहीं है। शिवेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है। हम लगातार आपके चैनल पर और सब जगह बात कर रहे हैं कि वैक्सीन लगने से आपके अंदर सिर्फ एक म्यूटेशन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होगी, लेकिन इस वायरस के सैकड़ों म्यूटेशन दुनिया में देखे जा चुके हैं। उनके खिलाफ कैसे इम्यूनिटी डेवलप होगी, ये बहुत सीधा सा सवाल है। इसके अलावा वायरस और वैक्सीन के प्रभावों की अभी समीक्षा होनी बाकी है, उसमें अभी साल 2 साल और लगेंगे। तब मालूम पड़ेगा कि बीमारी कितनी खतरनाक निकली और उसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने थे, वैक्सीन कितनी कारगर थी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने थे। तो इसलिए हमें अभी बहुत सतर्क रहना है। आपको भले ही दोनों वैक्सीन लग चुकी हों, दोनों डोज लग चुके हों, आपको कुदरत अनुकूल व्यवहार, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए और अपने सारे वो उपाय करिए जिसकी वजह से संक्रमण आप तक ना पहुंचे, तो वायरस के बाकी म्यूटेशंस आपके ऊपर नुकसान ना करें। बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना होगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर हमें तो अब कोरोना जो है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, डॉक्टर अनिमेष चौधरी, और इसीलिए हम हालांकि सलाह तो ये देते हैं कि आपको सजग रहना है, आपको संभल करके रहना है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि सर अब हमें तो डर लगने लगा है। तो डरना कितना जरूरी है, और खास करके कोरोना से? मेरा मानना है कि डरना नहीं चाहिए, सावधान रहना चाहिए। डर और सावधानी के बीच एक महीन रेखा होती है, उसको समझिए। आप डर के मत रहिए, आप नॉर्मल लाइफ जीते रहिए, पर आप सावधान रहिए। और इसके अलावा कोविड थोड़ा कम तो हुआ ही है, जैसे कि अभी देखा जाए कि लगातार कुछ केस बढ़े भी हैं, तब भी अगर यह केसेस 22,000 जो टेस्ट हुए उनमें से आए हैं, मतलब 1,000 टेस्ट में एक केस ही पॉजिटिव आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी कोविड कम है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता रहेगा क्योंकि वायरल फैला हुआ है, और वायरल क्योंकि इस समय ऐसा फैला हुआ है जो 10 से 15 दिन तक ले रहा है, बहुत तेज फीवर आ रहा है, तो सीधी सी बात है कई लोग डर के मारे अपने बच्चों का या अपने घर वालों का कोविड टेस्ट भी करा रहे हैं, तो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जा रहे हैं। कोविड हमारे आसपास ही है, नॉर्मल वायरल जैसे। अब कोविड का पॉजिटिव आना दिक्कत नहीं करता, दिक्कत करता है आपको हाइपोक्सिया होना या सीवियर कोविड होना, जिसमें आपको निमोनिया डेवलप हो रहा है। तो यदि आपको कोविड पॉजिटिव आया तो यह कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, यदि आपको निमोनिया डेवलप हो रहा है, आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो ही घबराने की बात है। तो जैसे जैसे केस बढ़ जाते, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम भी 100 लोगों को कोविड हुआ था, उसमें 10 लोगों को ही सीवियर निमोनिया हुआ था, 90 लोगों को कुछ नहीं हुआ था, पर बहुत सारे लोगों को हुआ था। हम यह मान सकते हैं कि हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति अपनी पॉपुलेशन में कोविड से इन्फेक्टेड हो गया था। तो वह जो 10% मैं मात्रा की बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी संख्या में आ गया था। और अब चूंकि पॉपुलेशन में 22,000 टेस्ट में सिर्फ 20 लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब 1000 में एक ही पॉजिटिव आ रहा है, और अगर ऐसे 100 लोग जो पॉजिटिव है उनमें से 10 लोग को सीवियर निमोनिया होता है, वैक्सीनेशन के बाद वो भी हो सकता है कि सिर्फ एक को ही हो, 1% लोगों को सीवियर निमोनिया हो। तो अब संभावना यह है कि बहुत कम लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन हमने देखा कि हाल फिलहाल के अंदर जब वायरल फीवर का प्रभाव भी जो ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर गर्ग, छोटे जो बच्चे हैं ना, वो बहुत हद तक इसके चपेट में आते जा रहे हैं। छोटे बच्चों के अंदर ये निमोनिया का जो शिकार है ना, वो छोटे बच्चे ज्यादा होते नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में क्योंकि वैक्सीन तो है नहीं, तो क्या संकट उनके ऊपर ज्यादा बना हुआ है? और वैसे भी कहा तो बार बार यही जा रहा था कि तीसरी लहर आएगी, बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालेगी, तो ये कितना खतरा है? देखिए, मैं बाजार प्रायोजित खबरों के ऊपर ज्यादा लोगों को डरने के लिए हमेशा मना करता हूं। ये बाजार कोविड में पूरी तरह से 2 साल में बाजार ने खेला है। बाजार ने लोगों को डरा डरा के अस्पतालों में भर्ती किया है। और शुभेंदु जी, जितनी मौतें हुई हैं कोविड में, उनमें से अधिकांश मौतें डर, दहशत और परिवार के लोगों से बिछड़ने की वजह से हुई है कि आपने बूढ़े बुजुर्गों को उठा के अस्पतालों में कैद कर दिया, जहां उनको कोई ना बात करने वाला था, ना मिलने वाला था, ना उनकी कोई देखभाल करने वाला था। यहाँ बच्चों में भी वही बात है कि आप देखिए, 6 महीने पहले से एक समाचार पत्र समूह जो देश में इस तरह की घटनाओं को ऑर्गेनाइज करता है, उसने बच्चों में कोविड संक्रमण की बात को बढ़ाना चालू किया, और फिर उसके समूह ने अपने नीचे के लोगों तक उसको अडॉप्ट करवाया, और एक डर का माहौल बना दिया गया कि अब तीसरी लहर बच्चों में आएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। यह सामान्य सी बात है कि हर बार बारिश के मौसम के बाद बच्चों में वायरल संक्रमण 100% बच्चों को आते हैं, और वो उनके अंदर बेहद गंभीर नहीं होते कभी भी। हर बच्चा स्कूल कॉलेज में सर्दी जुकाम से पीड़ित होकर घर आता था, 3, 4, 5 दिन वो घर के सब लोगों को संक्रमित कर देता था, और सब अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो जाते थे। ये नॉर्मल पैटर्न है, यही फ्लू के वैक्सीन का पैटर्न है। फिर इसी के पैटर्न के ऊपर सारे वायरस के टीके बनते हैं, और जो
कोविड के भी बने। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने उसको डर के माहौल में कन्वर्ट करने की कोशिश की। आज उसकी वजह से, चूंकि ये कोविड का वायरस, आप याद कीजिए, हम जैसे बार बार कह रहे हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को, हमारे WBCs को, हमारे प्लेटलेट्स को, चूंकि ये सेल बाउंड प्रोसेस है वायरस की, तो ये उनको संक्रमित करेगा। और हम सब में देख रहे हैं कि पहली बार वायरस में WBC काउंट बेहद तेजी से कम हो रहे हैं सामान्य मरीजों के भी। ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जिसके जितने WBC कम होंगे उसके लिए अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत उतनी कम हो जाएगी, दवाइयां काम नहीं करेंगी, तो बड़ी चिंताजनक स्थिति बनेगी। सब लोगों को सलाह ये है कि डरिए नहीं, घबराइए नहीं। लेकिन अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार आता है और बुखार 102 से ऊपर 2 दिन 3 दिन रह जाता है, तो तुरंत प्रभाव से अपनी डेंगू की, मलेरिया की और WBC रेड ब्लड सेल्स की प्लेटलेट की जांच कराइए। अगर आपका WBC काउंट 4000 से नीचे जा रहा है तो आपको लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहने की जरूरत है। अगर आपका प्लेटलेट बहुत तेजी से घट रहा है तो आपको डॉक्टर के संपर्क में रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कोविड की आड़ में, वायरस की आड़ में मलेरिया डेंगू जानलेवा हो जाए और फिर उसका उपचार ना हो सके। तो ये आपको पहचानना होगा। और जैसा कि डॉक्टर गर्ग ने बताया कि आपको ये जो कुछ खास चीजें हैं ना, बदलाव अगर आपको कुछ समय से अगर आपको अपने शरीर के अंदर नजर आ रहे हैं तो तुरंत आपको अपने नजदीकी जो डॉक्टर हैं उनसे आपको जरूर मिलना चाहिए, आपको उनसे सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर अनिमेष चौधरी, क्योंकि मौसम बदल रहा है, सर्दी खांसी जुकाम तो ये वैसे भी अमूमन इस समय में हो जाते हैं, लेकिन अब पहचान कैसे करें, हम अंतर कैसे करें? हम हालांकि इसको लेकर के पहले कुछ सेगमेंट कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो कि आज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए जरा उन तक भी मैसेज पहुंचे कि हमें अंतर कैसे करना है, और खास करके हमें अगर कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो वैक्सीन कितनी ज्यादा जरूरी है, ये दोनों पॉइंट जरा क्लियर कीजिए। सबसे पहले जो सर्दी, ये जो बुखार फैला हुआ है जिसको हम लोग सामान्य भाषा में डॉक्टर्स बोलते हैं वायरल फीवर, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वायरल फीवर के अंदर बहुत सारे फीवर आते हैं। जैसे कोविड भी एक वायरल फीवर है, डेंगू भी एक वायरल फीवर है। तो जब भी हमारे शरीर में ऐसा कोई तेज बुखार आ रहा है और आसपास तेजी से वो लोगों को फैल रहा है तो ये माना जाता है कि वायरल फीवर है, क्योंकि बैक्टीरियल इतनी तेजी से निमोनिया नहीं फैलता है। और इसके सामान्य लक्षण सब ठीक सेम होते हैं, जैसे कि आपको हाथों में दर्द होगा, गले में खराश आएगी और आपको तेज बुखार आ सकता है जो 102 से 3 डिग्री में जा सकता है। एक बात शुभेंदु जी मैं कहना चाहूंगा कि कई बार वायरल फीवर टाइफाइड के साथ क्रॉस रिएक्शन करता है, और आप टाइफाइड की टेस्ट करवाते हैं, विराल टेस्ट, तो पॉजिटिव आता है, जिसमें लोग सोचते हैं हमको टाइफाइड है। पर आप समझिए गले में खराश एक बहुत टिपिकल लक्षण होता है जो वायरल के कारण होता है। टाइफाइड में यूजुअली गले में खराश नहीं मिलती है, तो आपको भले टाइफाइड पॉजिटिव है और आपको डॉक्टर अगर बोल रहा है कि आपको वायरल है तो आप वायरल मान चलिए। शुरुआत में आपको अंतर करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बेसिक आप CBC का टेस्ट करवा सकते हैं जैसे डॉक्टर वर्मा ने बोला, और आपको प्लेटलेट की जांच करवानी है। हम बेसिक दवाइयां सेम रहेंगी। आपको अपने आप को हाइड्रेट करना है, खूब फ्लूइड लेना है, पानी या शिकंजी लेते रहना है, पैरासीटामोल या बुखार की दवाइयां लेना है और स्पंजिंग करना है। अगर नहा नहीं पा रहे तो कपड़ा गीला करके सिर्फ पोंछना है 2 से 3 बार, ताकि बुखार उतरता रहे। बस अब अंतर आता है, अंतर कब करना है। इसके अलावा आपको देखना है कि आपको हाइपोक्सिया तो नहीं हो रहा, ऑक्सीजन लेवल तो कम नहीं हो रहा, और ब्लड में लगातार प्लेटलेट तो कम नहीं हो रहा। अगर प्लेटलेट कम हो रहा है तो हम डेंगू की तरफ जाएंगे। डेंगू चाहे पॉजिटिव है चाहे नहीं, आप रेगुलर वॉच करते रहेंगे हर दूसरे तीसरे दिन कि आपका प्लेटलेट कितना कम हो रहा है। ऑक्सीजन कम हो रहा है तो हम कोविड की तरफ जाएंगे कि कोविड है कि नहीं। और अगर ज्यादा ऑक्सीजन कम हो रहा है तो हम CT स्कैन या निमोनिया की जांच करा के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। पर 90% लोगों को आगे जांच की जरूरत नहीं पड़ती, खासकर कोविड आपको है कि नहीं। सामान्य अगर आपका बुखार आया, उतर गया है, तो उसमें ठीक हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप को हाइड्रेट करना है। कोई भी वायरल हो, आपके शरीर में पानी कमी नहीं होना चाहिए जी, और टाइफाइड से कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ ठीक है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है। आपको जो पानी की अगर कमी है शरीर के अंदर तो उसको आपको तुरंत पूरा करना होगा, पानी लगातार आपको पीते रहना होगा। लेकिन डॉक्टर दूसरी बात जो आपने जी बोली वैक्सीन की, तो वैक्सीन लगाना जरूरी है, क्योंकि जैसे वैक्सीन होता है तो वायरस के आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं वायरस के स्ट्रक्चर में, और हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के हिसाब से या स्ट्रक्चर के हिसाब से हम वैक्सीन बनाते हैं। जैसे कोवैक्सीन पूरे वायरस के लिए बनी हुई है, और जो कोविशील्ड और बाकी वैक्सीन है वो कोविड के पार्टिकल को लेकर बनी हुई है, स्पाइक प्रोटीन को लेकर बनी हुई है। तो जब म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन पूरे वायरस में कभी नहीं होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि आपका जो एक वायरस के किसी एक प्रोटीन में कोई चेंजेस आए हों, और ऐसे म्यूटेशन बहुत सारे होते हैं, एक दिन में हजारों होते हैं, और अभी तक आप मान चलिए कि 1 लाख से ऊपर म्यूटेशन कोविड में हो चुके हैं। पर म्यूटेशन ऑफ सिग्निफिकेंस, ये जो सिग्निफिकेंट म्यूटेशन होते हैं बहुत कम होते हैं, मुश्किल से 1000 या 2000 ही हुए होंगे, जिसको हमको देखना रहता है। चाहे वो म्यूटेशन वायरस की वायरुलेंस को कम करते हैं, चाहे बढ़ाते हैं, जैसे कि डेल्टा और डेल्टा प्लस वायरस आया। तो यह माना जाता है कि कोई वैक्सीन होती है खासकर जो पूरी वायरस को लेकर बनी हो, या फिर स्पाइक प्रोटीन को लेकर बनी हो, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन लगभग सभी वायरस में कॉमन होता है। तो ऐसा माना जाता है थ्योरेटिकली कि यह वैक्सीन सेम वायरस के अलग अलग म्यूटेशन पे काम करेगी, किसी में कम किसी में ज्यादा करेगी, पर करेगी। कितना करेगी हम नहीं बता सकते, समय ही बताएगा। तो वैक्सीन लगवाना है, हमारे पास अभी वही एक हथियार है
और जो हथियार है हमको उसको यूज करना लेकिन है। सर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस बात को लेकर के सवाल उठाते हैं कि सर हमने वैक्सीन लगवा ली लेकिन उसके बाद भी हमें दोबारा से हम संक्रमित हो गए, या कुछ ऐसे सीरियस केसेस भी थे जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई, तो उसको रिलेट करके दिखाया जाता है। इसको जरा साफ कीजिए डॉक्टर गर्ग। मैं ठीक है, मैं इस पर जरा जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर गर्ग जरा इस पर जरा क्लियर कीजिए कि अगर वैक्सीन लगवाई तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर जो बार बार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई या ऐसा हो गया, ये क्या वाकई में भ्रम है? नहीं, बिल्कुल भ्रम है। और ये भ्रम फिर मैंने कहा बाजार ने फैलाया है हमारी भारतीय वैक्सीनों को चौपट करने के लिए। लेकिन सौभाग्य की बात है कि हमारे देश ने उन बातों को आगे नहीं बढ़ने दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 करोड़ डोज लगने के स्टेज में हमारे यहाँ बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। मौत तो किसी की नहीं हुई वैक्सीन लगने से। सामान्य वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट होते हैं, सर्दी जुकाम बुखार हो जाना, जिस जगह पे वैक्सीन लगी है वहां थोड़ा बहुत दर्द होना, लोगों को यही देखने को मिला है। और ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। और मेरा मानना है कि 6 महीने के अंतराल में अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा के अगर सफिशिएंट एंटीबॉडी बने हुए हैं तो संभवतः आपको दूसरा डोज भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एंटीबॉडी मात्रा कम बनी है तो आपको दूसरा डोज लेने की जरूरत है। और जिस तरह से हम हर साल फ्लू का वैक्सीन लगवाते हैं संभावित संक्रमित या बीमार लोगों को, उस तरह से आप आने वाले समय में कोविड का भी हर साल एक टीका लगता हुआ देखेंगे आप, क्योंकि ये वायरल का एक फ्लू वायरस का पैटर्न है जो लगातार डॉक्टर गर्ग क्या हम इसमें ये भी माने कि दो डोज अगर किसी को लग चुकी हैं, हार्ट की सपोज अगर सर्जरी करा चुके हों या किडनी की डिसीज वाले हों, डायबिटिक हों, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हों, या जिनको स्प्लीन की कोई सर्जरी हो चुकी हो, उनको लगातार न्यूमोकोकल वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन हर साल लगाए जाते हैं। और ये एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि हर साल वायरस के पैटर्न के साथ कंपनियां खुद नया वैक्सीन बना के मार्केट में आ जाती हैं कि अब इस साल ये वायरस आया है तो इसका ये पैटर्न है। और जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि म्यूटेशंस के साथ किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक वैक्सीन भी लगी है तो संभवतः वो दूसरे म्यूटेशंस पे भी थोड़ा काम तो करेगी। आप जानलेवा बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको उतना खतरा नहीं रहेगा जितना एक सामान्य व्यक्ति को जो जिसके अंदर वैक्सीन नहीं है। लेकिन डॉक्टर गर्ग एक सवाल इसमें ये भी है कि जिन लोगों ने अभी तक 2 वैक्सीन की डोज लगवा ली है, अपनी दोनों वैक्सीन की डोज पूरी कर ली हैं, तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर उनके शरीर में एंटीबॉडीज अभी उतनी लिहाज से नहीं बन पाई हैं या खत्म हो गई हैं या समय ज्यादा बीत गया है, तो उनको तीसरी डोज भी लगवाने की नौबत पड़ सकती है? क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल, तीसरा डोज भी लगवाना पड़ सकता है। और ये सब चीजें समय के साथ मेडिकल साइंस के आंकड़ों का जैसे जैसे संकलन होगा, जैसे जैसे वैक्सीन लगे हुए लोगों के आंकड़े सामने आएंगे, ये व्यवस्थाएं आती जाएंगी। और जैसे मैंने कहा कि 2 के बाद भी आपको हर साल एक तीसरा डोज, चौथा डोज लेने की जरूरत पड़ेगी, जिन को भी ज्यादा डर है। जी ठीक है, जिनमें एंटीबॉडीज उतनी लिहाज से डेवलप नहीं हो पा रही हैं, कम है, या जिनमें डर ज्यादा है, किसी और दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं, तो ऐसे लोगों को तीसरी डोज की संभावनाएं भी हो सकती हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर अनिमेष चौधरी, नए वेरिएंट आ रहे हैं, एक AY वेरिएंट को लेकर के जिक्र हो रहा है जो कहा जा रहा है कि दुनिया के कई देशों के अंदर तबाही मचा चुका है। और अगर इस वेरिएंट से निपटना है तो क्या अब लोगों के मन में सवाल है कि सर हमने तो वैक्सीन लगवा ली है, तो क्या हम उस वेरिएंट से बच पाएंगे? जो AY 4.2 है ये एक डेल्टा प्लस वेरिएंट ही है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। वेरिएंट्स जब आते हैं तब उनके जो मरीज बीमार हो जाते हैं तब धीरे धीरे हम देखते हैं कि इनके क्या लक्षण हैं। जैसे कि हमारे पास जब डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था सेकेंड वेव में, जिसको सबसे ज्यादा कल्प्रिट माना गया था, तो जब उसने सेकेंड वेव को कॉज किया उसके बाद समझ में आया कि इसके क्या लक्षण आ रहा है और क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी से इस बारे में बोलना तो सही नहीं होगा। तो मैं 2 पॉइंट उठाना चाहूंगा जो आपने उठाया था शुभेंदु जी। पहली बात की वैक्सीन लगाने के बाद जो डेथ होती है, सबसे फेमस डेथ जो हुई थी वो कोलिन पॉवेल की हुई थी, जो यूएस के पॉलिटिशियन थे। तो लोगों ने बोला कि उन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाई, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। पर लोग यह बताना भूल गए कि वो 84 ईयर्स के थे, 84 साल के थे, और उनको मल्टीपल माइलोमा था, ब्लड सेल का कैंसर था उनको। तो ऐसे व्यक्ति ऑलरेडी वो बीमार थे काफी समय से, 84 ईयर्स ब्लड सेल के कैंसर के बाद भी थे। तो कोई भी छोटी मोटी बीमारी, खासकर ब्लड सेल का जो कैंसर था उनको, वो इम्यूनिटी वाला कैंसर ही था, प्लाज्मा सेल्स का। तो ऐसे में कोई भी छोटी बीमारी उनके लिए जानलेवा हो सकती थी। तो ऐसे कोई भी अगर घटना आती है कि इस पर्टिकुलर चीज के साथ ये हुआ, एक बच्चे के साथ भी आया था मेडिकल स्टूडेंट के साथ, उसको भी एक जानलेवा बीमारी थी, तो ये अश्वत्थामा मारा गया जैसी बातें होती है। आप आधी जानकारी के साथ कभी भी पब्लिक में नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा या पब्लिक को कोशिश करना चाहिए कि उसके आगे की जानकारी
हासिल करने की कोशिश बिल्कुल करिए। सही actually में जानकारी क्या हुआ। पहुंचनी चाहिए और इसीलिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी ये कोशिश है कि जो भ्रम के बादल है उनको छाटा जा सके, असल सच्चाई जनता तक पहुंच सके और इसीलिए हमारी कोशिश थी कि हम एक्सपर्ट्स को अपने साथ इस पैनल के साथ जोड़ पाए। खैर बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन वैक्सीन बहुत जरूरी है, ये संजीवनी के तौर पर काम करेगी और आपको कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन आपको जरूर लगवाना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।